रोज रोज गिरकर भी मैं मुकम्मल खड़ा हूँ। रोज रोज गिरकर भी मैं मुकम्मल खड़ा हूँ। ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। पर हम कोशिश ना करें ये तो बहुत गलत बात है। हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो बायोलॉजी की सीरीज चल रही है, आई होप ये आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी। फ्रेंड्स, अगर ये सीरीज आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्प कर रही हो तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और इस सेशन के लास्ट में प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं बायोलॉजी में कोशिकांग के विषय में। कोशिकांग का जो पिछला वीडियो था उसमें हमने स्टार्ट किया था कोशिकांग, जिसमें हमने एक कोशिकांग पढ़ा भी था, वो भी कोशिका भित्ति के विषय में, कोशिका सेल वाल के विषय में। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं कोशिकांग। तो अगला कोशिकांग है कोशिका झिल्ली, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है सेल मेम्ब्रेन। तो सभी कोशिकांग जिस झिल्ली से घिरे होते हैं उसे हम कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक कोशिका के अंदर जितने भी सारे कोशिकांग होते हैं वो जिस एक बाहरी लेयर से बंधे होते हैं, घिरे होते हैं, उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। मित्रों, ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख कोशिकांग एक बाहरी लेयर से कवर्ड होते हैं, घिरे होते हैं, बंधे होते हैं। उस लेयर को कहते हैं कोशिका झिल्ली। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है यह कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब है फ्रेंड्स, कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है वो अंदर से बाहर आ सकता है और जो बाहर का द्रव है वो अंदर प्रवेश कर सकता है। ऐसी झिल्ली होती है, इसीलिए इस झिल्ली को कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य की मीनिंग का मतलब आप समझ पाए होंगे फ्रेंड्स कि इस प्रकार की झिल्ली होती है, इस प्रकार की लेयर होती है जिससे अंदर का द्रव बाहर और बाहर का द्रव अंदर जा सकता है। इसीलिए इस कोशिका झिल्ली को, सेल मेम्ब्रेन को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका झिल्ली का निर्माण। तो फ्रेंड्स, कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से होता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन में 3 परतें होती हैं। बाहरी और भीतरी परत बनी होती है प्रोटीन से। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली की बाहरी और भीतरी लेयर जो बनी होती है वो प्रोटीन से बनी होती है, और जो मध्य की लेयर होती है वो वसा यानी लिपिड की बनी होती है। वसा जिसे हम फैट कहते हैं, उसे हम लिपिड भी कहते हैं। तो जो मध्य की लेयर होती है वो वसा और लिपिड की बनी होती है, और जो बाहरी और भीतरी लेयर होती है वो प्रोटीन से बनी होती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स जो हमने देखे कोशिका झिल्ली के तहत, आप आई होप आपको सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। और फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा नेक्स्ट कोशिकांग। फ्रेंड्स, अगला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग कोशिका के अंदर पाया जाने वाला। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। तो फ्रेंड ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने सन 1886 में की थी। फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने 1886 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है खोज की रिचर्ड अल्टमैन ने और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया, इसको नाम को रखा, वो थे वैज्ञानिक कार्ल बेंडा। तो फ्रेंड्स, दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। खोज रिचर्ड अल्टमैन ने एंड नामकरण इसका किया कार्ल बेंडा ने। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को
कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं। फ्रेंड्स, क्यों कहते हैं? इसका आंसर है कि जो भी हम श्वसन करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, तो ऑक्सीजन जो है मेरी बॉडी की प्रत्येक कोशिका, बॉडी की शरीर की प्रत्येक कोशिका के अंदर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया तक ये ऑक्सीजन जाती है। और जब ऑक्सीजन जाती है, वहाँ पर होता है श्वसन, और जो भी हम करते हैं भोजन, तो वो जो भोजन है वो उसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। वहाँ पर जो भोजन हमने खाया था, वो भोजन ग्लूकोज के रूप में कोशिका के अंदर पहुँचता है, और हम बाहर से लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचता है, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन भी पहुंचता है और ऑक्सीजन भी पहुंचता है। दोनों की उपस्थिति में यहीं पर भोजन होता है, बर्न, यानी कि भोजन जलता है, एक रिएक्शन होती है, तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा C6H12O6 ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, वो भी ATP के रूप में निकलती ऊर्जा ATP के रूप में। फ्रेंड्स, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस को छोड़ने के दौरान बाहर निकालते हैं, और बनता है जल, और निकलती है ऊर्जा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में संग्रहित हो जाती, स्टोर हो जाती है। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है। आंसर विल बी ATP। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। फुल फॉर्म होता है ATP का एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं, और यहीं पर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका का पावर हाउस। फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा स्टोर होती है, इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। फ्रेंड्स, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया में ही भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है और ऊर्जा निकलती है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है इसका आकार ये गोल, लंबे और अंडाकार होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो उसमें DNA होता है, प्रोटीन होता है और फास्फोलिपिड होता है। प्रोटीन, DNA, फास्फोलिपिड का मतलब है वसा, जिसे हम वसा कहते हैं, उसी को कहते हैं फास्फोलिपिड। तो DNA, प्रोटीन, वसा, ये पदार्थ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि माइटोकॉन्ड्रिया के सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, मुझे उम्मीद है आपको याद भी हुए होंगे, और आप इसको एक बार और रिवाइज करिएगा तो मुझे यकीन है कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने कुछ बगल में एक पॉइंट लिखा हुआ है जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी, उसके बारे में मेंशन किया था। कोशिका दो प्रकार की होती है, वो भी केंद्रक के आधार पर। कोशिका दो प्रकार की होती है केंद्रक के आधार पर, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। फ्रेंड्स, कोशिका केंद्रक के आधार पर दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल थे मैंने बताए थे, जीवाणु का मतलब जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, और नीले हरे शैवाल। तो फ्रेंड्स, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इट मीन्स जीवाणु और नीले हरे शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट आई होप आप समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने देखे दो प्रमुख कोशिकांग
कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आप बेहतर से समझ पाए होंगे फ्रेंड्स। आइए देखते हैं कोशिकांग है अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अंतःप्रद्रव्यी जालिका इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो शॉर्ट में कहते हैं ईआर। तो फ्रेंड्स अंतःप्रद्रव्यी जालिका की खोज की थी वैज्ञानिक का नाम है पोर्टर। पोर्टर ने अंतःप्रद्रव्यी जालिका की खोज की और नामकरण दोनों किया। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट खोज पोर्टर ने। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःप्रद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है? तो ये होता है दो प्रकार की, एक खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका और दूसरा चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। फ्रेंड्स आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये है खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका और ये है चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये रफ है, खुरदरी है, इसलिए इस पर बारीक बारीक कण चिपके रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम। खुरदरी होने के कारण इस पर छोटे छोटे कण चिपके रहते हैं जिनको कहते हैं हम राइबोसोम। तो ध्यान रखना, खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका पर उपस्थित होते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम का क्या वर्क होता है? तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट क्लियर हुआ कि राइबोसोम उपस्थित होते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका पर और उस राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। और ये खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका पाई जाती है यकृत और अग्नाशय की कोशिकाओं में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यकृत की लीवर कहते हैं और अग्नाशय की कोशिकाओं में पाया जाता है। फ्रेंड्स देखते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका के विषय में, जिसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फ्रेंड्स ये कार्य करता है लिपिड यानी कि वसा का संश्लेषण करता है। तो चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका तो वसा यानी कि लिपिड का संश्लेषण करता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का देखा मैंने, हम लोगों ने खुरदरी और चिकनी। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःप्रद्रव्यी जालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जैसे हमने देखा अंतःप्रद्रव्यी जालिका का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन और वसाओं का संश्लेषण करना। प्रोटीन और वसाओं का संश्लेषण करना एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट। और इसके तहत आरबीसी और शुक्राणुओं में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। फ्रेंड जो कोशिकांग है वो आरबीसी जो होती हैं वो ब्लड में पाई जाती है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं वो ब्लड में पाई जाती हैं, रक्त में, उसमें। और शुक्राणुओं में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यानी कि ईआर अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। और कैसा लगा आज का मेरा सेशन ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वाकई अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।